नमस्कार। याम मेधाम देवगणा पितरश्च पासते तया मामद मेध्याग्नि मेधाविनम कुरु। महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना से संबद्ध भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत की इकाई की ओर से गत अनेक महीने से चल रहे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सभी उस पूरी श्रृंखला के मध्य में एक अत्यंत उपयोगी, सभी के लिए विचारणीय, चिंतनशील, विशेष रूप से इतिहास लेखन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी बंधु भगिनी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रांतीय समिति ने सोचा है, इतिहास लेखन में काल विभाजन। मैं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की ओर से देश भर के सभी प्रांतों की प्रांतीय इकाइयों की ओर से, देश भर के सभी संस्थानों के इतिहासकारों की ओर से, गुजरात प्रांत की इतिहास संकलन समिति की इकाई को बधाइयाँ देता हूँ कि उसने इतिहास लेखन के क्षेत्र में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सत्यपरकता, अपनी तथ्यपरकता को अपने कार्य के माध्यम से इस वैश्विक महामारी के बीच में भी स्थापित करने का प्रयास किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इतिहास लेखन में काल विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब कभी भी इतिहास संकलन समिति के फलक से जब इतिहास की बात करें तो केवल इतिहास की बात करें, उसका अनुवादित स्वरूप न स्वीकार करें। उदाहरणार्थ यहाँ हम कह सकते हैं समझने के लिए, इतिहास लेखन में काल विभाजन को उच्चारण की दृष्टि से हम कह सकते हैं पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री राइटिंग। लेकिन जैसे ही यह कहेंगे हमारा माइंडसेट बदल जाएगा, हमारा मानस बदल जाएगा, क्योंकि इतिहास अलग है, हिस्ट्री अलग है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि भारतीय वैचारिक अधिष्ठान में अपना मन लगा करके, अपना चित्त लगा करके जब इतिहास की चिंता करेंगे तो प्रामाणिक इतिहास आएगा, केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि इतिहास का उद्देश्य ही है सत्यपरकता, तथ्यपरकता और जगत कल्याण। इसलिए बीच के 200-250 वर्षों के कालखंड में जो यूरोपीय मानसिकता हमारी बनी है, उससे अब मुक्त होने का समय है। स्वाधीनता के हम 74वें वर्ष में को पार कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में हम पूर्ण जो शाश्वत सत्य, ऐसी अवधारणा है, ऐसे शब्द हैं, आर्ष प्रज्ञा के शब्द हैं, ऋषियों के शब्द हैं, उनको हम लेके चलेंगे तो हमें लगता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, यहाँ हम आप सबके समक्ष यह ध्यान रखना चाहते हैं कि हम सब नित्य इसका पाठ करते रहे हैं कि इतिहासः कुशाभासः शुकराश्यो महोदरः अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत पंकजाभरणान्वितः। इतिहास की जो भारतीय अवधारणा है, इसमें हमारे शास्त्रकारों ने इतिहास पुरुष की कल्पना किया है और यह इतिहास पुरुष अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और सभी प्रांतीय इकाइयों के कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वस्वीकृत है। इसका फलक बहुत बड़ा है। आप ये समझ सकते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं कि शिष्य संवत का प्रारंभ श्वेत वाराह कल्प से होता है। हम सब जानते हैं कि जो हमारे 30 कल्प हैं उसमें प्रथम कल्प श्वेत वाराह कल्प है और वहीं से सृष्टि का आरंभ होता है। भारतीय जो अवधारणा है, जो
आर्ष चिंतन हमारा है, ऋषि चिंतन है, वह इसी को स्वीकार करता है। इसीलिए इतिहास पुरुष बराहमुख है और काल का विशाल स्वरूप इतिहास के उदर में समाहित है, इसलिए महोदर है। वो उसका उदर बड़ा है, बड़े पेट वाला है। ऐसा काल पुरुष, ऐसा इतिहास पुरुष संपूर्ण काल को समाहित किए हुए है, क्योंकि जो सृष्टि संबत से प्रारंभ जो कालमान है अत्यंत दीर्घ है, करोड़ों अरबों वर्षों का है। अनेक जो मनवंतर है, उन मनवंतरों के बीच का लंबा इतिहास है, अल्पकालिक इतिहास नहीं है। इसलिए काल को हम इतिहास पुरुष को उस महोदर के रूप में देखते हैं। और चूंकि कुशाभाषा है, पृथ्वी का रंग रूप, धरती माता का रंग रूप कुशाभास देता है, कुशभास की तरह से है, इसलिए उसे कुशाभास कहा है हमने। तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, सत्यपरक है, तथ्यपरक है, काल को भेदता है। और ऐसी अवधारणा के साथ हम जब देखते हैं तो कहते हैं अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत। उस इतिहास पुरुष के एक हाथ में अक्षसूत्र है। कल संख्याने, कलनात्मक जो धातु है गणना के अर्थ में जो प्रयोग होती है, जिसको हम काल कहते हैं, जिसको हम महाकाल कहते हैं, जिसको प्रत्येक हमारे गांव में लोक जीवन में काल काली कहा जाता है, इस बड़ी अवधारणा के साथ यह काल हमारे सामने आता है। हमारे उस इतिहास पुरुष के हाथ में अक्षसूत्र है, वह कालगणना का संकेत देता है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि उसके हाथ में घट है, ज्ञानामृत घट है। जगत को उस ज्ञान के अमृत का पान कराने के लिए इस इतिहास के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। और वह कमलासीन है, पंकजाभरण से अन्वित है। और हम जानते हैं कि कमल सौंदर्य, विकास, आनंद का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इस बड़े अवधारणात्मक फलक के साथ जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि जो इतिहास की अवधारणा है वह बिल्कुल भिन्न है, वह हिस्ट्री नहीं है। आज का विषय परिभाषाओं में जानने का नहीं है, किंतु फिर भी एक संकेत रूप में, चूंकि हम इतिहास लेखन की काल विभाजन की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी चर्चा इसकी हमको करनी चाहिए, हम सब के मानस को स्पष्ट करने के लिए। आप सब जानते हैं कि इतिहास के बारे में एक स्पष्ट धारणा है कि इतिहास प्रदीपेन मोहावर्णघातिना लोक गर्भगृहम कृतस्नम यथावतम संप्रकाशितम। इतिहास केवल घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि लोक में विद्यमान वो संपूर्ण परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन मूल्य, शिक्षा, संस्कार, पुरुषार्थ, उन सब को लेकर के उन सबको प्रकाशित करता है, क्योंकि उन सब के माध्यम से इतिहास जो स्वरूप लेता है, उस स्वरूप के नाते जो मोह का आवरण है, जो अज्ञान का आवरण है, वह दूर होता है। इसलिए इतिहास प्रकाश है, गति है, ज्ञान है, दीपक है, ज्योति है। इसकी निरंतर आवश्यकता है जगत के आलोक के लिए, जगत के कल्याण के लिए। इस बड़े अवधारणा के साथ जो हम इतिहास की बात करेंगे तो हम सत्य के साथ चलेंगे, तथ्य के साथ चलेंगे और भारतीय मनीषा का जो वैश्विक संकल्पना है, जगत को देने की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को लेकर चलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि इतिहास हिस्ट्री नहीं है। धर्मार्थ का मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम प्रतिष्ठित। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थ हैं जो उपदेश से अन्वित हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था हमारी परंपरा में है, ऐसे जो पुरुषार्थ का उपदेश समन्वित जो पूर्ववृत्त है, कथावृत्त है, ये सब मिला करके इतिहास बनता है। इसलिए सबसे पहले तो हमारी मानसिक अवधारणा, हमारा मानस बदलना चाहिए,
क्योंकि हम इतिहास लेखन की जब बात करेंगे तो हिस्ट्री राइटिंग नहीं है वो, इसलिए इसको भी और स्पष्ट करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में अगर देखेंगे आप, जब भारतीय संदर्भ की मैं बात करता हूँ तो उसके साथ यह भी अवधारणा स्पष्ट रहनी चाहिए कि संपूर्ण भूमंडल में केवल भारत ही वह क्षेत्र है, भूभाग है जो अनुपम है, अद्वितीय है, विलक्षण है, क्योंकि जीवन की संपूर्ण सिद्धियां, मानव जीवन की संपूर्ण मनोकामना, मानवता के सारे सोपान किसी क्षेत्र में अगर सृजित हुए हैं, चिंतित हुए हैं, परिकल्पित हुए हैं, वो भारत क्षेत्र है। इसलिए भारत के चिंतन की परिधि में संपूर्ण विश्व आता है। जब हम अपने देवताओं की बात करते हैं, जब हम अपनी पूरी परंपरा में देवशास्त्र की बात करते हैं, तो देवशास्त्र की पूरी कल्पना सीमित क्षेत्र में नहीं आती है। जब हम पृथ्वी के इतिहास की बात करते हैं तो संपूर्ण जगत आता है उसमें। जब हम देव पृथ्वी की बात करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आता है उसमें। इस दृष्टि से एक खुले मन से, एक शाश्वत पवित्र मानस के साथ इतिहास को देखने की आवश्यकता है। हम यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूरोपीय मानसिकता ने किस तरह से हमारे इतिहास को हिस्ट्रिक रूप में देखने का प्रयत्न किया और सारी जो विद्रूपताएं हैं उसी के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आई हैं। कहा जाता है कि जो यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस, और उसके नाते जो 480 ईसा पूर्व, 80 ईसा पूर्व में जिसका कालखंड है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया उसको। मानव शास्त्र और इतिहास हिस्ट्री दोनों में वो काम करता था, एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री दोनों में ही। इस नाते उसको यूरोपीय इतिहासकारों के रूप में देखा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि पूरे यूरोपीय मानस को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो हिस्ट्री का कंसेप्ट है इतिहास की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। आप सब जानते हैं कि दो मौलिक अंतर इसमें दिखाई देंगे आपको। जो हिस्ट्री है वो निरंतर सत्य के अन्वेषण का काम करती है, जहां जो हमारा इतिहास है वो बिल्कुल भिन्न है। इतिहास में मनुष्य को पुरुषार्थ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपदेश निहित है, जबकि हिस्ट्री में केवल मनुष्य तक सीमित है। वो मनुष्य के सत्य के अन्वेषण तक सीमित रहता है। वो ये बड़ी अवधारणा है। जीवन का लक्ष्य तय करना, उसको लक्ष्य में रख करके पुरुषार्थ के साथ चलना, और कहाँ केवल मनुष्य के जीवन तक की बात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसीलिए ये जो संकीर्णता आई दृष्टिकोण को लेकर के, ये यूरोपीय इतिहासकारों में आपको देखने को मिलेगा। मैं उद्धृत करना चाहता हूं रेनियर को, जो कहता है हिस्ट्री इज स्टोरी। टेवलियर को कोट करना चाहता हूं, पेरिने उसका अवलोकन करता है। लुइजिंगा की बात करना चाहता हूं, ओलिवर की बात करना चाहता हूं, चार्ल्स फर्स की बात करना चाहता हूं, आप हिगेल की बात करेंगे, फ्रैंक बर्न आल्टस की बात करेंगे, एल राउस की बात करेंगे, कालीवुड की बात करेंगे, बटरफील्ड की बात करेंगे, क्रोचे की बात करेंगे, ईएचकार की बात करेंगे, जो व्हाट इज हिस्ट्री कहता है, प्रश्न खड़ा करता है, तो आपको सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। और ये सारी बातें स्पष्ट इसलिए होंगी क्योंकि उनकी दृष्टि में इतिहास वह नहीं है जो भारत का है, जो भारतीय दृष्टि है। बहुत बड़ा फलक है भारत के इतिहास का। इसलिए अब समय है इस बड़े फलक पर हम आकर के काम करें, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। जहाँ तक काली विभाजन की बात है, हम सब जानते हैं कि सर्वाधिक जो प्रभावित जो क्षेत्र रहा है यूरोपियंस के भारत में आगमन के बाद का, वो इतिहास रहा है। आप सब जानते हैं कि 1757-82 के युद्ध के बाद 1947 तक का जो भारत का इतिहास है 190 वर्षों का, ये पूरा इतिहास इसी प्रकार का है जहां इतिहास को केंद्र में रख करके उसके विद्रूपीकरण का पूरा प्रयास हुआ है। और उसका जीता जाता उदाहरण हमारे पास ईसाइयत की कालगणना है। आप सब जानते हैं कि 15वीं शताब्दी ईस्वी तक पूरे विश्व में भारत सर्वोपरि था, सिरमौर था, विश्व गुरु था।
15वीं शताब्दी के बाद जब दुनिया को लगा कि जो भारत की सिरमौरता है, भारत की श्रेष्ठता है, भारतीय इतिहास का जो की प्राचीनता है, निरंतरता है, भारत का जो मानवतावादी इतिहास है, इसका रहस्य क्या है, तो आप सब जानते हैं कि ईसाइयत और यूरोपीय प्रसार दोनों एक साथ चलते हैं। किस तरह से 1486 में दियास ने दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की प्रदक्षिणा किया, किस प्रकार से 1492 ईस्वी में कोलंबस ने दक्षिण अमेरिका का सारा भ्रमण किया, किस प्रकार 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया। और आप सब जानते हैं कि हमारे गुजरात प्रांत का जो व्यापारी था, जहाजी बेड़े का नाविक, उसके जहाज के पीछे चल करके आया था ये। तो इस तरह से जो ईसाइयत का प्रचार हुआ, इस क्रांति 15वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से का जो इतिहास बना, उसने पूरे इतिहास के फलक को बदल दिया। इतिहास हिस्ट्री के रूप में सामने आया, इसलिए यह समस्या हमारे सामने आई, काली भाजन की समस्या हमारे सामने आई। उसके पहले तक कहीं भी हमारे इतिहास में ऐसी स्थिति नहीं थी। अनेक संवतों के प्रचलन हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो गुप्त संवत हो, चाहे हर्ष संवत हो, चाहे वो कल्चुर संवत हो, चाहे शक संवत हो, कुषाण संवत हो, कनिष्क के आधार पर जो सब संवत चलाया गया, विक्रम संवत हमारे यहाँ हो, ये तमाम सारे संवतों के माध्यम से हमारी छोटी मोटी कालगणनाएं होती थी और इतिहास लेखन में कहीं कोई बाधा हमारे पास नहीं थी। आप ये भी जानते हैं कि चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय जो बादामी के शासक था 634 ईस्वी में, उसका जो लेखक है रविकीर्ति, वह स्वयं अपने इतिहास लेखन में उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के संघर्ष की जो लेखन करता है, गणना करता है, उसके लिए वह महाभारत युद्ध का आधार लेता है। वो कहता है त्रिंसहस्रेषु भारतादहवादितः सप्तादशतयुक्तेषु गतेषु अब्देषु पंचसु पंचाशत्सु कलौ काले षट्सु पंचशताश्च। बड़े गर्व के साथ रविकीर्ति 634 ईस्वी के उस अपने अभिलेख में उत्तरापथ दक्षिणापथ के दो श्रेष्ठ शासकों के बीच के संघर्ष का दृष्टांत लिखता है और प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। जब हमारे पास इतिहास लेखन के प्रामाणिक साक्ष्य हैं, अभिलेखी साक्ष्य हैं, और हमारे जो पुराण हैं वो तो पहले से इस बात को कहते ही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अब समय आ गया है कि यूरोपीय मानसिकता के आधार पर यूरोप केंद्रित जो मानसिकता इतिहास लेखन की, उसको मुक्त होकर के जो भारत केंद्रित मानसिकता है, जो सार्वभौमिक है, सत्यपरक है, सार्वकालिक है, जगत हिताय है, विश्व कल्याण के लिए है, ऐसे इतिहास का अनुगमन करके हम उससे काली भाजन की बात करेंगे तो हमें इतिहास लेखन के प्रशस्त मार्ग हमको उसमें दिखाई देंगे। आज सारी विसंगति हमारी कालगणना को ही लेकर के है, काली भाजन को ही लेकर के है। आप सब जानते हैं कि यूरोप के लोग अपने पूर्वजों के रूप में सबसे पहले यूनान और रोम को हमेशा सामने रखते थे, लेकिन आप सब जानते हैं यूरोपियंस का अपना कोई कालविभाजन नहीं था, कोई कालमान नहीं था। लेकिन और ये दुनिया इस बात को स्वीकार करती है, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को लेकर के एक अपने सभी उपनिवेशों में एक कालमान का प्रचलन किया। आप सब जानते हैं 4004 ईसा पूर्व के कालखंड को, यानी अब से 6024 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म को मान करके और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण 7 दिनों में कर लेना, ये सारी बातें चली। लेकिन पूरी दुनिया की वैज्ञानिकता ने ईसाई मत के इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया, नितांत अवैज्ञानिक था। अब समस्या है कि दुनिया के इतिहास लेखन में जहाँ ईसा पूर्व ईस्वी के कालमान चल रहा हो, वहाँ हम कैसे इतिहास लेखन में हम नए कालमान का प्रयोग करें। लेकिन एक प्रयास हुआ है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने पिछले 46 वर्षों से लगातार देश में यह कार्य करके
एक वातावरण बनाया है, उस वातावरण का परिणाम यह हुआ है कि ईसा पूर्व के साथ साथ ईसवी संवत के साथ साथ हम कलयुगाद संवत का भी प्रयोग करने लगे हैं। अर्थात महाभारत युद्ध के बाद के 3102 ईसा पूर्व से लेकर के जो हम गणना करते हैं तो वर्तमान में हमारा जो कालमान है 5122वें वर्ष का है। इस तरह से लगभग 5000 वर्षों का इतिहास अगर हम बात करेंगे तो महाभारत युद्ध के बाद का सारा इतिहास दिखाई देगा। इस कालमान के आधार पर हम इतिहास लेखन कर रहे हैं और यह स्वीकृत कालमान है। आगे हम इसमें देखेंगे कि कैसे यूरोपीय मानसिकता के नाते इतिहास में तो नहीं लेकिन हिस्ट्री में किस प्रकार से पीरियडाइजेशन हुआ और उसके नाते कैसे इतिहास सीमित हो गया, न्यून हो गया, यहाँ तक कि 600 ईसा पूर्व के बाद के इतिहास को ही हम इतिहास मानने लगे और एक बड़ी विसंगत हमारे सामने आई। जो भारत का जो लंबा इतिहास है वो समाप्त हो गया और वह पाठ्यक्रम हमारे सामने नहीं है। वह ज्योतिष का, खगोल ज्योतिष का विषय माना जाता है, जबकि हमारे जीवन में निरंतर उसका उपयोग है। जब कोई पुरोहित कोई अनुष्ठान करते हैं तो आप सब जानते हैं वो पूरा संकल्प मंत्र का वाचन करते हैं और जिसमें सारी बातें आ जाती हैं। हमारा कल्प आ जाता है, हमारा मनवंतर आता है, हमारा कलयुग कालमान आता है और एक लंबे कालखंड को लेकर के हम इतिहास का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इतिहास से प्रेरणा लेते हैं और इतिहास से जीवन के सत्य का मार्ग का निर्धारण करते हैं। इस बड़ी पृष्ठभूमि के साथ आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से यह भारतीय इतिहास के साथ यूरोपीय मानसिकता ने किस तरह से सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में कैसे कलकत्ता केंद्र बना करके संपूर्ण एशियाटिक रिसर्च के माध्यम से एशियाटिक विद्वानों को इकट्ठा करके किस तरह से विद्रूपीकरण किया गया और हमारा काल विभाजन बदल गया। हमारे पास जो शाश्वत काल विभाजन हमारा है वो मनवंतर युग का है और हम सब जानते हैं कि 6 मनवंतर हमारे बीत चुके हैं। हम 7वें में चल रहे हैं, 7वां वैवस्वत मनवंतर है। इसमें भी 27 युग बीत चुके हैं, हम 28वें युग में चल रहे हैं और अगर शक संवत से इसको आप गणना करेंगे तो ध्यान में आएगा आपको कि 1,97,47,179 वर्ष का एक लंबा कालमान हमको दिखाई देता है। इन सबको सीमित करते हुए ईसा मसीह के जन्म के आधार पर एक नए कालमान का निर्धारण हो गया और इसी तरह से जो प्राचीनतम देश था दुनिया का, जो प्राचीनतम राष्ट्र था जिसको ऋषियों ने अपने तप और बल से सिद्ध किया था, ऐसे भारत भूखंड के इतिहास को न्यूनित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया और एकदम अल्प हो गया। हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में, हमारे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों में ये जो सारी जो हमारी भारतीय मनीषा की जो अपनी खोजें हैं ये नहीं रखी जाती हैं और उसका परिणाम है कि हमारे सामने आज भी इतिहास का एक गलत काल विभाजन हमारे प्रचलन में है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं और भीतर से हम जानते हैं कि यह जो कालमान हमारा है, काल विभाजन है, यह सही नहीं है और इसके पीछे की जो दृष्टि हमारी है वह दृष्टि हमें दिखाती है कि किस तरह से हमारी यूरोपीय मानसिकता ने इन चीज़ों को दिया। यूरोपियंस के भारत में आने के बाद हम सब जानते हैं कि नए मिथकों का निर्माण हुआ, नई माइथोलॉजी क्रिएट की गई और उसमें 8 बड़े माइथोलॉजी को, मिथकों को हम यहाँ उद्धृत करेंगे आपके सामने। सबसे बड़ी समस्या खड़ी की गई हमारे सामने कंपैरेटिव फिलोलॉजी की, लिंग्विस्टिक्स की, तुलनात्मक भाषा विज्ञान की। उसमें भी सफलता जब नहीं मिली, जब दुनिया को लगा कि नहीं, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है भारत का, तो उसके बाद से सेफालिक इंडेक्स की बात आई,
कपाल मिथ की बात आई और उसके बाद यूरोपीय मानसिकता ने हमारे ऋग्वेद से लेकर के बाद के ग्रंथों को उसकी डेटिंग करना शुरू कर दिया। ऋग्वेद के बाद शेष सारे वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्रकाल को रखा गया। लंबे वैदिक कालमान को उन्होंने बांट दिया, सीमित कर दिया। ऋग्वेद के कालखंड को 1500 ईसा पूर्व में डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे ही रामायण महाभारत का आया और सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करने के लिए उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान का एक बड़ा जो उसका सह उत्पाद है, उसका जो को प्रोडक्ट है, आर्य समस्या खड़ी किया। और इस समस्या के नाते भी हमारे इतिहास लेखन में एक नए कालभान का एक भ्रम पैदा हुआ है और वह भी उसमें सहगामी है। सबसे बड़ी समस्या जो मिथकों के रूप में आई मित्रों, जो काल विभाजन हमारे यहाँ प्रचलित है इस समय, वह सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ प्राग इतिहास की अवधारणा का है। इस प्राग इतिहास की अवधारणा ने हमारे जो कलयुग के कालमान की अवधारणा थी, हमारे द्वापर त्रेता सतयुग की अवधारणा थी, हमारे जो मनवंतरों की अवधारणा थी, उसको किनारे कर दिया। और किनारे करने के बाद जो अवस्थाएं बनाई, प्राग इतिहास में भी 3 कालखंड बनाया, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेट स्टोन एज बनाया। और इस तरह से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल करके उसको भी बांटा। और उसकी क्रम में आगे चल करके जो ताम्र काल है, कांस्य काल है, लौह काल है, इस तरह तमाम सारी बातें उसमें डाली। ये जो पूरा काल विभाजन हुआ हमारे यहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पूरे इतिहास को झुठलाने की है। क्योंकि मनुष्य को ये दिखाना था उनको कि जो हमारा मनुष्य है, जो भारतीय इतिहास में जो मानव है, उसको उनको झूठा सिद्ध करना था। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जो कालमान हमारे सामने दिया, वो ये कहा कि आरंभिक जो अवस्था थी वह आखेटक अवस्था थी, मनुष्य बर्बर था, मनुष्य जंगलों में रहा करता था। और ये तमाम सारी बातें रख करके पूरे कालमान को उन्होंने चेंज कर दिया। और यहाँ तक कहा कि जो सभ्यता की अवधारणा विकसित किया, उसमें भी इन्हीं बातों को लिया। और इसका सिगरेस हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है फ्रांसीसी विद्वान लुई एच मार्गा से। एंशिएंट सोसाइटी में उसने भौतिकवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर सिविलाइजेशन को परिभाषित किया, सभ्यता को परिभाषित किया। जिसको हम सभ्यता कहते हैं उसको सिविलाइजेशन कह रहे हैं। वास्तव में दोनों अंतर है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आगे चल करके फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने एक लेख में द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में 1884 में इसी सिद्धांत को उसने अपने एनालिसिस का आधार बनाया। और इस परिभाषा को आगे चल करके जो वेने गार्डन चाइल्ड है, वी गार्डन चाइल्ड को नाम से हम जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई प्रतत्ववेत्ता है, उसने इसका भरपूर उपयोग किया इस मानसिकता का। और इतना ही नहीं, उसने अपने तमाम सारी जो राइटिंग्स लिखी, उस सारे राइटिंग्स में उसने इन्हीं सारी बातों को लिया। चाहे वो मैन मेक्स हिमसेल्फ हो, चाहे पिसिंग टुगेदर द पास्ट हो, द हिस्टोरी ऑफ टूल्स हो, सोसाइटी एंड नॉलेज हो, द प्री हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड हो, द डॉन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन हो, द न्यू लाइट एंड द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट हो, द आर्यंस हो, व्हाट हैपेंस इन हिस्ट्री हो, चाहे ब्रॉन्ज एज हो। अपनी सारी पुस्तकों में इसने धड़ल्ले के साथ, मूलतः तो वह ऑस्ट्रेलियाई था, लेकिन ब्रिटिश मानसिकता के आधार पर वो काम कर रहा था। इसने पूरे अपने लंबे जीवन में 1957 तक के अपने जीवन कालखंड में इसने पूरे इतिहास के काल विभाजन को उसने पॉपुलराइज किया, पूरे अपने लेखन में इसको प्रयोग किया और पूरी दुनिया में इसको प्रचारित किया जहाँ जहाँ भी उनके उपनिवेश थे। मित्रों, इसका परिणाम क्या हुआ कि 3 फेज बन गए शुरू में, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेट स्टोन एज। और यहाँ तक कहा गया कि जो
प्राचीन और मध्य जो पाषाण काल है, अर्ली और मिडिल, इसमें मानव जो है खाद्य उत्पादक नहीं था, फूड प्रोड्यूसर नहीं था, बल्कि वो खाद्य संग्राहक था, फूड गैदरर था। वो कंद मूल फल इकट्ठा करके वह अपना जीवन यापन कर रहा था, बंजारा जीवन जी रहा था, नोमैडिक लाइफ थी उसकी, और इस प्रकार से वह सर्वजरी की कंडीशन में था, जो बर्बरता की स्थिति थी उसमें डाला गया। जबकि भारत में जो इतिहास का जो कालखंड है, कलयुग से सबसे अच्छा कालखंड द्वापर का है, द्वापर के से श्रेष्ठतम कालखंड त्रेता का है, त्रेता से श्रेष्ठतम कालखंड सतयुग का है। उसका नाम ही सतयुग है, कृतयुग है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो अतीत है भारतीय इतिहास का, वह एकदम से ब्राइट है, उज्जवल है, आलोकित है। उसमें इस तरह की कहीं भी कोई आपको इसका आभास भी नहीं आने पाएगा। लेकिन उसके ठीक उल्टे जो यूरोपीय मानसिकता है, इसने मनुष्य को देखने की अपनी एक दृष्टि बनाई, और भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण अपने उपनिवेशी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ उन लोगों ने इसका प्रचार किया। आप सब जानते हैं कि इसके बाद आगे चल करके यह परिभाषा दी गई कि नवपाषाण काल में आकर के, अर्थात 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, यहाँ आकर के उन्होंने सिद्धांत दिया कि मनुष्य जो है फूड प्रोड्यूसर हुआ, खाद्य उत्पादक हुआ, कृषि करने लगा, और कहा गया इसको कि न्यूलिथिक रिवोल्यूशन कहा गया, नवपाषाणी क्रांति कह दिया गया। और यह क्रांति कह करके कहा गया कि मनुष्य जो है पत्थरों का उपयोग करने लगा, तमाम सारे ऐसे बेशकीमती पत्थरों का उपयोग करके वह नए नए उनको घिस करके उनसे खेती के उपकरणों को बना रहा था। ये सारी बातें सामने आईं। इन अवधारणाओं के नाते जो भारतीय इतिहास है, जो अरबों वर्षों का है, जो विज्ञान जिसको मानता है, जिसको भूगर्भ शास्त्र मानता है, उसको झुठला करके इस नए प्रागैतिहासिक कालमान को हमारे यहाँ आरोपित किया गया, हमारे का पाठ्यक्रम डाला गया और एक सिद्धांत बनाया गया। आप सबको मालूम है कि दक्कन कॉलेज के बहुत बड़े प्रतत्ववेत्ता प्रोफेसर हंसमुद्ध संकालिया ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी 1972 के आसपास, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्टीशन के बाद की पुस्तक आई थी वो। उस पुस्तक को उन्होंने प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का डिफिनीशन भी दिया था, और ये भी कहा था कि जो प्राग इतिहास है वह साक्षर समाज का इतिहास नहीं है। निरक्षर लोग हैं, असभ्य लोग हैं, बर्बर लोग हैं, आखेटक अवस्था है मानव की। और प्रोटो हिस्ट्री का उन्होंने जो कालमान दिया कि पढ़े लिखे तो हैं, साक्षर तो हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसमें हम लोग सिंधु लिपि को रखते हैं। ये सारा उन्हीं का प्रयास था। जबकि हम सब जानते हैं कि पूरा फलक बदल गया है, वैदिक काल अत्यंत प्राचीन हो गया है। जो हड़प्पा सभ्यता है नए नामकरण के साथ दुनिया में आ रही है, सरस्वती घाटी सभ्यता के रूप में सामने आ रही है। ये सारी बातें आ गई हैं, किंतु फिर भी हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से अभी उन्हीं दृष्टिकोणों को रखा जाता है। तो 3 तरह के आधार बनाए गए। एक वह कालखंड रखा गया कि जहां मनुष्य जो है अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको कहा गया प्रागइतिहास। अक्षर ज्ञान है लेकिन हम उसको जान नहीं पाए हैं, उसे कहा गया आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और वह कालखंड जो ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया, उसमें कहा गया कि नहीं, वो साक्षर समाज है, और उसको सभ्यता की कोट में रखा गया। इसीलिए सिंधु घाटी को भी, हड़प्पा सभ्यता को भी सभ्यता कहा गया, क्योंकि वह साक्षर समाज है। ये हमारी कमजोरी है कि हम उसको 1925 से आज तक हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, और इतने 95 वर्षों के कालखंड में भी हम उसको नहीं पढ़ पाए। तो हमारी बौद्धिकता क्या थी? ये हमें आश्चर्य होना चाहिए कि हजारों ऐसे हड़प्पा सभ्यता के जो हमारे मुहरे हैं, आज भी दुनिया का बाट जो रही हैं कि आओ हमको पढ़ो। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात कला मनीषी
उन्होंने तो पहले, बहुत पहले कह दिया था कि जब भी ये इंडस स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी तो मेरा विश्वास है कि उसमें वेद के मंत्र दिखाई देंगे, वैदिक ऋचाएँ दिखाई देंगी। इस धारणा के आधार पर मनुष्यों ने इसको देखा है। आज भी यही धारणा है कि जब हम उसको डिकोड करेंगे, जब डिकोड हो रहा है, हमारे चेन्नई के डॉक्टर एस कल्याण रमन इस प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत काम किया है इस पर। उन्होंने तो एक एक चीज़ को डिफाइन किया, डिकोड किया है और कहा है कि संपूर्ण वैदिक जो समाज है वह सिंधु लिपि में दिखाई दे रहा है। इसकी स्वीकार करने की आवश्यकता है और जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे तो संपूर्ण काल विभाजन हमारा स्पष्ट हो जाएगा। हम अभी स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज में नहीं चलेंगे, बल्कि हम नए कालमान में आ जाएंगे। इस पूरे दृष्टिकोण को जो लुई मार्गा और उसके बाद एंजल्स और उसके बाद जिस तरह से गॉर्डन चाइल्ड ने आगे बढ़ाया था, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे काल विभाजन में आई थी और उस विभाजन के नाते इतिहास में विकृति आई। क्योंकि जिन पूर्वजों की हम बात करते हैं उन सारे पूर्वजों के बारे में हमारी धारणा बदल गई। क्या हमारे पूर्वज अल्पज्ञ थे? क्या ज्ञान का यही मापदंड है? क्या जिस मेधा की हम बात करते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे वैदिक ऋचा को कोट किया कि याम मेधाम देवगुणा पितरश्च पासते तया मामद मेध्याग्नि मेधाविदम कुरु। भारतीय मनीषा की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने मेधा को पहचाना, बुद्धि को पहचाना, ज्ञान को पहचाना, विवेक को पहचाना, प्रज्ञा को पहचाना। संपूर्ण दुनिया अभी उसको नहीं जान पाई है और ऐसी स्थिति में इसका संकेत देना यहाँ आवश्यक है कि जिस स्टीफन हॉकिंस को संपूर्ण ब्रितानी समाज, यूरोपीय समाज ने 20 से अधिक अवार्ड्स दिए उसको, उनकी पुस्तकों पर, ब्रह्मांड की खोज पर, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर, वह 1988 में छपी थी। लेकिन उसके 3 वर्ष पहले 1985 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वासुदेव पोद्दार ने उस पर एक पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था और वह बहुत पुरस्कृत हुई थी। विश्व की काल यात्रा और काशी पैसेज ऑफ टाइम उसके पहले हो चुकी थी। लेकिन हम सब प्रचार से दूर रहने वाले लोग हैं, हम वैदिक मनीषा के शरणागत हैं, इस नाते हमने प्रचार नहीं किया, अपनी आत्मश्लाघा हमने नहीं आगे बढ़ाई। इसलिए स्टीफन हॉकिंस प्रभावी हो गया और वासुदेव पोद्दार की छवि नहीं बनी। इतिहास संकलन योजना ने इस रहस्य को समझा है और इस काम को हमने आगे बढ़ाया है। स्टीफन हॉकिंस ने भी स्वीकार कर लिया कि उसकी ब्लैक होल थ्योरी वो गलत थी, क्योंकि जो भारतीय मनीषा मानती थी, ये मानती थी कि जो हमारी जो प्रज्ञा है, हमारा जो नॉलेज, हमारा जो विजडम है और जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा संचार माध्यम है, ये ब्लैक होल को पार कर सकता है। उसके मित्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया था। स्टीफन हॉकिंस वास्तव में अपनी असफलता के नाते भी वह कालकवलित हुआ, यह वैज्ञानिक जानते हैं इस बात को। तो जो भारतीय मनीषा का जो इतिहास का जो काल विभाजन था, जो चतुर्युगों का था, वह वैज्ञानिक है। आज भी जो भूगर्भ विज्ञान है अपने खोजों से सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य का इतिहास जो है, जो भारत में दिखाई दे रहा है, वह कम से कम अभी आज भूगर्भ विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर वह 12 करोड़ 5 लाख वर्षों से कम का नहीं है। जबकि प्राग इतिहास हमको केवल कुछ लाख वर्षों में हमको जोड़ देता है। जो पूरा पाषाण काल है वह भी 3 कालखंडों में है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। वो भी कुछ लाख वर्षों से ही, 2-3 लाख वर्षों से ही शुरू होकर के आप देखेंगे। यद्यपि आज विज्ञान ने, आज हमारी खोजों ने, आज आर्कियोलॉजी के जो एक्सकवेशंस हैं, उनके सर्वे है, इसका परिणाम रहा है कि 50-60 लाख वर्ष से ज़्यादा इतिहास चला गया है। तमाम सारे ऐसे हमको जीवाश्म मिल रहे हैं, लेकिन मानव का इतिहास उससे अधिक प्राचीन है। तो उस प्राचीनता को अनदेखी करते हुए
इस प्राग इतिहास की अवधारणा ने हमारे पूरे कालमान को, काल विभाजन को विद्रूपित किया है। आज उसकी आवश्यकता है कि हम उस सच्चाई को समझें, ट्रुथ को समझें, क्योंकि ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ इतिहास। इतिहास का आधार सत्य है, और इस आधार पर जो हम देखेंगे तो एक नई अवधारणा हमारे सामने आएगी। यह मैं कहना चाहूँगा, कुछ बातों को मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा जिससे कि आपके मन की धारणा स्पष्ट हो जाए। आप सब जानते हैं कि जिस डॉक्टर वासुदेव पोद्दार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्टीफन हॉकिंस के उस सिद्धांत के पहले अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था, उन्होंने जब पश्चिम का अध्ययन किया, यूरोपीय अध्ययन किया, तो उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम में काल तत्व का दर्शन था ही नहीं। उनके यहाँ कोई काल की अवधारणा ही नहीं थी, जिसको वो टाइम कहते हैं। डॉक्टर दामोदर झा जो होशियारपुर के हैं, उन्होंने अपने पुस्तक में स्पष्ट किया है जो टाइम है, TIME है, वो वास्तव में जो हमारा जो काल है, अनंत है। काल जो अंतिम हमारा है, उसका अन्न का लोप हो जाता है, जो तिम बचता है उसको TIME कहते हैं, TIME कहते हैं। उसको लेकर के रोमन्स ने उसको टाइम कहा। वो वास्तव में हमारा काल की सीमा है, वह टाइम है, वह काल अनंत का है, उसका एक शब्द है, उस शब्द से लिया गया है। इसलिए कहते हैं पोद्दार जी कि यूरोपियंस के मन में काल की कोई धारणा थी ही नहीं। और अरिस्टोटल कहते हैं कि कविता को इतिहास से अधिक वो प्रामाणिक मानता है। वो कहता है अरस्तु कि मेरी दृष्टि में कविता जो है इतिहास से अधिक प्रामाणिक वैज्ञानिक है। कार्ल जेस्पर्स की यह बात करेंगे तो कहता है कि पश्चिम के संसार में इतिहास दर्शन ईसाई मत में निहित था। हीगल कहता है कि सभी इतिहास ईसा मसीह के पास से आते हैं और वहीं तक जाते हैं। ईश्वर के पुत्र के रूप में ईसा मसीह का प्रकटीकरण विश्व इतिहास की धुरी है। राके कहता है कि पश्चिम का इतिहास ही विश्व का इतिहास है। विश्व की उत्पत्ति अब से 6000 वर्ष पूर्व हुई, यह मत चल पड़ा जिसे विज्ञान ने ध्वस्त कर दिया है। इन उदाहरणों के आधार पर अब हमारे मन में यह स्पष्ट धारणा रहनी चाहिए, जब भी हम इतिहास लिखें तो चाहे वो जिस भाषा में लिखें, लेकिन इतिहास के लिए इतिहास शब्द का ही प्रयोग करें, उसके लिए हिस्ट्री का प्रयोग न करें। जैसे ही हम हिस्ट्री का प्रयोग करेंगे वैसे सारा कंसेप्ट बदल जाएगा आपका। तो इस तरह से इस अनुरोध के साथ कि इतिहास से कालमान पर चलेंगे तो हमारी मूल जो काल विभाजन रेखा है उस पर हम आएंगे। अभी आज वर्तमान स्थिति में हम सब देशवासी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो विश्व की काल यात्रा है वह प्रचलन में आवे। वासुदेव पोद्दार की जो पुस्तक है इसकी काल यात्रा, कॉस्मिक पैसेज ऑफ टाइम, वह लोकप्रिय हो, वह स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक का स्थान लेकर के उससे बड़ी चुनौती के रूप में दुनिया के सामने आवे, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का काल विज्ञान है। इसीलिए आप सबको ध्यान में होगा कि श्रद्धेय उमाकांत केशव आप्टे जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रचारक थे, उन्होंने अपने प्रचारक जीवन में लगभग 40 वर्षों के प्रवास में पूरे देश में 1932 से लेकर 1972 तक के कालखंड में उन्होंने अनुभव किया। बहुपठित थे वो, महाराष्ट्र के यावतमाल में जन्मे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के जब संपर्क में आए तो उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना देश के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन देश के साथ काम करते करते उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे इतिहास के काल विभाजन की है। इसलिए तो उन्होंने अपने अनेक लेखों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से एक स्थापना दिया कि जब तक भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन नहीं हो जाता है, जब तक भारतीय चित्त के आलोक में इतिहास का लेखन नहीं होता है, तब तक दुनिया के सामने तो क्या भारत के सामने प्रामाणिक इतिहास नहीं आ सकता है। इसलिए हमने नाम मूलम लिखते किंचित के आधार पर इतिहास लेखन क्रम में हम आगे बढ़े हैं। आप सब हमारे सहयोगी हैं। आप सबके साथ मिलकर के पूरे देश में
एक बड़ा आंदोलन चला है कि जिस मल्लिनाथ ने हमें यह सूत्र दिया है, उस आचार्य मल्लिनाथ को प्रामाणिक इतिहास के माध्यम से हम उसको एक नया उपहार देंगे। दुनिया का इतिहास लिख करके, विश्व का इतिहास लिख करके, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास लिख करके, जिसमें संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा, इस बड़े भाव के साथ हमने इसको दिया है। श्रद्धेय आप्टे जी ने स्पष्ट कहा है कि 3 प्रकार के जो काली विभाजन है वह होने चाहिए। उन्होंने जो प्रतिपादित किया है, उन्होंने कहा कि जो प्राचीन कालखंड है, जो वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहा है, हम सबको मालूम है कि प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक चलता है। प्राचीन से मतलब यह है, जो हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, आरंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक। 1200 तक क्यों कहते हैं हम लोग? तराइन के युद्ध के बाद, पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद 1192 में के बाद जब मोहम्मद गोरी का भारतीय अभियान हुआ, तो लगभग 1206 ईस्वी के आसपास वो कालखंड बनता है। 1200 हम मान के चलते हैं। तो आरंभ से लेकर 1200 तक को हमको हमारे यहाँ प्राचीन काल कहा जाता है, एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। 1200 से लेकर के 1525 तक हम सब जानते हैं सल्तनत कालखंड है। 1525 से बाबर के आने के बाद से हमारे यहाँ जानते हैं कि मुगल वंश है। वो चलता है लंबे समय तक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन तक चलता है, वो बहादुर शाह जफर तक चलता है वो, लेकिन वो नाम मात्र रह जाते हैं। प्लासी के युद्ध तक वो चलता है स्पष्ट रूप से 1757 तक का। इसलिए आप्टे जी कहते हैं कि प्राचीन कालखंड का जो कालमान है वह इस रूप में होना चाहिए कि आरंभ से लेकर के श्वेत वाराह कल्प से लेकर के महाभारत युद्ध तक का जो कालखंड है वह प्राचीन खंड में आना चाहिए। अर्थात कलयुग के प्रारंभ के पहले का जो कालखंड है, वहां से लेकर के 3102 ईसा पूर्व के पहले से तक का वह प्राचीन बनता है। इस पूरे प्राचीन कालखंड में आप देखेंगे संपूर्ण विश्व का इतिहास आपको दिखाई देगा। हम तो केवल एक देश के इतिहास तक सीमित हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। हमको पूरे विश्व को एक दृष्टि में देखना है। भारतीय मनीषा ने पूरे विश्व को इकाई मानी है। और फिर कहते हैं मध्यकाल का जो कालमान होगा, विभाजन होगा, वो महाभारत युद्ध से लेकर के हर्षवर्धन तक का होगा, अर्थात 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का होगा, 648 तक का होगा, 27 तक का होगा। ये मध्यकाल होगा। जो वर्तमान मध्यकाल है वह सल्तनत और मुगल कालखंड को लेकर हम चलते हैं, ये गलत है। इससे हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयत का एक संकेत जाता है, जो पीढ़ियों के सामने अच्छा उदाहरण नहीं है। यह मानक गलत है। इस नाते हमको समय रहते इसको बदलना पड़ेगा। इस बड़े भाव के साथ हम इसको देखना चाहिए। आप्टे जी कहते हैं कि जो आधुनिक काल है वो हर्षवर्धन से 700 ईसा पूर्व से लेकर के 1950 तक हम मान के चलते हैं। 50 से कालमान हम इसलिए मान के चलते हैं, 47 हमको आज़ादी मिली और 50 के बाद से गणतंत्र हमारा जो है स्थापित हो गया। तो एक तरह से 1950 को एक मोटे तौर पर कालमान मानते हुए हम चलेंगे तो यह हमारा आधुनिक काल होगा। इतिहास संयोजना का प्रयास है कि इस कालमान के आधार पर हम सामग्रियों का संकलन करें, तथ्यों का संकलन करें और संकलन करने के बाद बहुत परिश्रम पूर्वक लेखकों की टोली बना करके, शोधकर्ताओं की टोली बना करके, इसमें कई पीढ़ियां लगने वाली हैं मित्रों। 1-2 जन्मों का इतिहास नहीं है ये। हम में से कई लोगों की पीढ़ियां लगने वाली हैं और तब जाकर के यह जो काली विभाजन की समस्या हमारी है यह स्पष्ट हो जाएगी। और इस तरह से श्रद्धेय आप्टे जी के मृत्यु के बाद 1972 में उनकी मृत्यु हुई थी। 1973 में नागपुर में बाबा साहब आप्टे स्मारक समिति की स्थापना हुई, आप सब जानते हैं। 47 साल पहले से जो काम शुरू हुआ था उस काम का परिणाम यह हुआ है कि उसी समय 1980 के आसपास में श्रद्धेय मोरोपंत जी पिंगले के नेतृत्व में जो इतिहासकारों का वर्ग बैठा, उसने कई काम लिया। उसमें यह संकल्प लिया गया था कलयुग से संबंधित जितने भी संकल्प मंत्र हैं, कालमान है, पूरे देश में जो प्रचलित जो सिद्धांत हैं उनको इकट्ठा किया जाए, संकलन किया जाए। इसीलिए हमारी जो संस्था है, हम सबका जो संगठन है, वह उसमें संकलन महत्वपूर्ण है।
भारतीय इतिहास संकलन समिति कहते हैं इसीलिए, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कहते हैं इसीलिए। इस बड़े फलक के साथ जब हम बात करते हैं तो कई चीज़ें सामने आती हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसलिए 1939 से 50 तक के इतिहास को, 12 वर्ष के इतिहास को लिखने की बात आई, क्योंकि प्रत्येक जो युग परिवर्तन है वह 60 संवत्सर चक्र का होता है। यह मानते हुए कि 85वां हमारा चल रहा था, अब 86वां हमारा शुरू होगा, यह एक उद्देश्य आया था, उस पर देश में काफ़ी काम हुआ हमारा। इस तरह से हमारा काम चला है। उसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पूर्व अभी जिनका देहांत हुआ है 12 सितंबर 2020 को, जिसकी हम पहली पुण्यतिथि हम मनाने वाले हैं, श्रद्धेय डॉक्टर सतीश चंद्र मित्तल जी, जो हमारे लंबे समय तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनकी जो 2017 में जब जो पुस्तक आई भारत के सांस्कृतिक इतिहास के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से खुल करके अपने मन की सारी बातों को रखा है। लंबे समय से जो इतिहास लेखन में प्रवृत्त रहे हैं, जो काली विभाजन की समस्या उन्होंने देखी थी, उस समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने 4 कालों को उन्होंने सामने हमारे रखा था। आप सबके सामने प्रकाशित पुस्तक है वो, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने उसको प्रकाशित किया है नई दिल्ली से। आप सब उसका अध्ययन करें और उसके आधार पर जो नया कालमन है उसको हम छात्रों को बतावें, नई पीढ़ी को हम बतावें। भले ही पाठ्यक्रम बदलाव बाद में होगा, जब पूरे देश के सभी इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता उसको स्वीकार कर लेंगे, पाठ्यक्रम बदलाव हो जाएगा तो स्वतः बदल जाएगा वो। किंतु तब तक एक सामान्य रूप से चर्चा का विषय लेकर के, यह विमर्श का विषय लेकर के हम देश भर में चलें। श्रद्धेय मित्तल जी ने, आचार्य मित्तल जी ने जो 4 तरह के काल दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पहला कालखंड है वो सांस्कृतिक विस्तार कालखंड है, एज ऑफ एक्सपेंशन है। आप सब जानते हैं, वो भी वही मानते हैं कि जो आपटे जी ने कहा था, प्रारंभ से लेकर के हर्ष तक का वो पूरा उसमें जोड़ देते हैं। महाभारत युद्ध के बाद तक आते हैं वो। आपटे जी तो कह रहे थे कि आरंभ से महाभारत युद्ध तक का रखो, लेकिन मित्तल जी कहना था कि हर्ष तक हम देख रहे हैं, एक रस समाज चल रहा है, पूरा भारत जो है एक है, पूरा भारत ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में आगे है, पूरे विश्व में आगे है। तो इसको हम एक कालखंड माने और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार हो रहा है, भारत के बंधु जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह पहला कालखंड होगा जो प्राचीन कालखंड होगा। दूसरा कालखंड उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विजय और संघर्ष कालखंड मानो इसको, द एज ऑफ विक्ट्री एंड स्ट्रगल का है, जो हर्ष से लेकर के 1760 तक आता है, यानी कि प्लासिक युद्ध तक आता है वो। तो इस प्रकार से एक लंबे स्पैन को उन्होंने दिया कि जहाँ मध्यकाल की अवधारणा हमारी थी सब समाप्त हो जाएगी, बल्कि यह एक नए फलक का दृष्टांत हमारे सामने देगा। वास्तव में यह कालखंड हमारा होगा, विजय और संघर्ष कालखंड हमारा होगा, और जो संपूर्ण विश्व के इतिहास के लिए उपयोगी होगा। और इस तरह से उन्होंने चौथा जो कालखंड, तीसरा कालखंड हमको दिया है, वह दिया है जो एज ऑफ रिनेसा का दिया है, पुनर्जागरण कालखंड हमारा है। 1761 से लेकर के 1727 तक का, इंडिपेंडेंस तक का जो हमारा कालखंड है, इसको कहते हैं जागरण कालखंड है। इस संपूर्ण क्षेत्रों में नई जागृति आ रही है। वंदे मातरम के साथ, भारत विजय के साथ, भारत माता के साथ संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए भारतवंशी निकल पड़ते हैं। और केवल 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता नहीं मिली, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए संदेश था ये। और इस बड़े मैसेज के साथ हम जब देखेंगे तो नया पुनर्जागरण है ये। और 47 के बाद का जो कालखंड है उसको श्रद्धेय मित्तल जी कहते हैं कि वास्तव में ये सांस्कृतिक संकट कालखंड है। ये संकट कालखंड को, ये लंबा चलने वाला भी कालखंड है। आप देख रहे हैं 74 वर्षों के कालखंड के बाद भी आज संपूर्ण दुनिया के सामने वैश्विक महामारी है। इस महामारी को से बड़ा संकट क्या हो सकता है? सारी अवधारणाएं बदल गई, सारे जो पड़ोसी संबंध थे वो बदल गए। आज चीन, आज पाकिस्तान, आज बांग्लादेश, आज नेपाल, आज तमाम सारे पड़ोसी देशों के संबंध थे, जो सभी एशियाई देश थे हमारे, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं।
बड़ा संकट पैदा होने वाला है, इसका आभास मित्तल जी हमको देते हैं। श्रद्धेय आपटे जी भी यही कहते थे कि इस तरह से समय को देखते हुए चलो। आप सबको ध्यान में होगा कि 10 वर्ष पूर्व जो ईसाई पोप भारत में आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था, कि पहली सहस्राब्दी तो हमारे उस विजय की थी जहां हमने यूरोपीय विजय किया था। दूसरी सहस्राब्दी हमारी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ईसाई धर्म के प्रचार की थी। लेकिन तृतीय सहस्राब्दी जो हमारी शुरू हुई है वह एशिया के ईसाईकरण की है। ऐसी स्थिति में जो ईसाइयत के आधार पर जो कालमान हुआ है वह भयावह रूप लेने वाला है। इस नाते हम सबको बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत मनोयोग से इस बात का चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि जो सत्यपरक इतिहास है, क्योंकि भारतीय जो वैचारिक अधिष्ठान है, भारतीय मनीषा का जो अधिष्ठान है वह सत्य है, सत्यमेव जयते का अधिष्ठान है। इतिहास क्या है? सत्य ही इतिहास है। आचार्य सायण ने भी इसको स्पष्ट किया है और अपने भाष्य में सायण कहते हैं, जब आर्य शब्द की जब व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सत्य ईश्वरो नाम, सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम है और सत्य ही इतिहास है। और इस तरह से इतिहास, सत्य, ईश्वर, ज्ञान, ब्रह्मांड, विज्ञान, जगत, आत्मा, परमात्मा, ये सब का एकीकरण हो जाता है। इस नाते जब इतिहास लेखन की हम जब बात करते हैं, मैं हिस्ट्री राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं हिस्टोरिकल राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतिहास की लेखन की बात कर रहा हूँ। जैसा पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, जब भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास की बात करें तो केवल इतिहास की बात करें, क्योंकि यही वो इतिहास है जो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला है, पुरुषार्थ का आधार है, जो संपूर्ण इतिवृत्त को लेकर चलने वाला है, संपूर्ण कथावृत्त को मान के चलता है और मनुष्य के जीवन का यह अमृत घट है। इसलिए हमारा जो इतिहास पुरुष है वह एक हाथ में अक्षुत्र लेकर के अपने विराट उदर में काल को समेटे हुए, अरबों वर्षों के कालखंड को लिए हुए वो बैठा है, हमारे सामने बैठा है, हम सबसे कह रहा है कि हे विश्व के ज्ञानियों, आओ मेरे हाथ में रखी हुई इस कालगणना को समझो। कलयति संख्याने, इस पूरे कालमान को समझो। जिसको तुम यूरोपीय कालमान कहते हो वह दुनिया का भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि 1582 ईस्वी में जिस तरह से ग्रेगरी पोप ने ग्रेगरी कैलेंडर जारी किया और तमाम सारी विसंगतियां उसमें आई, आज भी दुनिया उससे मुक्त नहीं हो पाई है। हम सब जानते हैं कि विश्व की नाभि है भारत, भारत में कालमान की नाभि है महाकाल का वह क्षेत्र जो उज्जैनी में पड़ता है, जो कर्क रेखा और विश्वत रेखा का मिलन बिंदु है। और पूरे विश्व की जो काल यात्रा है उसको समझने के लिए सबसे श्रेष्ठतम कालगणना को देता है। जिस देश में ये सारी बातें हैं, पिछले 200 वर्षों में जो हमारी ईसाइयत के कालमान के नाते जो गलत कालमान प्रचलित हुआ है उसका त्याग करना पड़ेगा और महाकाल के क्षण में जाकर के हमें पुनः यही कहना पड़ेगा, करालम महाकाल कालम कृपालम, और उनके शरण में जाना पड़ेगा। और महाकाल के शरण में जाकर के हम इतिहास के सच्चे पक्ष को लेकर के, इतिहास के पुरुषार्थ के आलोक को लेकर के हम जब चलेंगे तो जो इतिहास का लेखन होगा उसमें जो कालीभाजन होगा वह सृष्टि से संबंध से आधार पर होगा, श्वेत वराह कल्प से होगा। सभी मनवंतर आएंगे, सभी युग आएंगे, चारों युग जाएंगे, कलयुग कालमान आएगा, कहीं किसी कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे वो अनुष्ठानिक प्रक्रिया हो, हमारी धार्मिक प्रक्रिया हो, ज्योतिष गणना हो, या उस गणना के आधार पर हमारे पाठ्य पुस्तकों में आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का
पठन पाठन हो, अध्ययन अध्यापन हो, अनुसंधान हो, और इस आधार पर जो हम देखेंगे तो पुनः मैं वहीं आऊँगा कि इतिहास में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि इतिहास प्रदीपेन मोहावर्णघातिना। इस संपूर्ण जगत में जो मोह है, ये जो महामारी है, जो अज्ञान का अंधकार है, इसको इतिहास का प्रदीप ही, इतिहास का दीपक ही, इतिहास का अमृत ही, इतिहास पुरुष का अमृत घट ही अपने अमृत घट के पान के आधार पर उससे दूर कर सकता है। इसी के साथ मित्रों, आप सबको महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको इतिहास के उस आलोक के साथ सद्ज्ञान प्रदान करें और हम सब आचार्य मल्लिनाथ के उस उद्घोष के साथ, नाम मूलम लिखित किंचित के संकल्प के साथ इतिहास के सही कालमान को जानें, समझें और इतिहास का पारायण करें, क्योंकि इतिहास जीवन है, इतिहास मोक्ष है, इतिहास पुरुषार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर महाकाल को स्मरण करते हुए, जिस सोमनाथ की पृष्ठभूमि से गुजरात प्रांत की इस इकाई ने इस बड़े महाकल्प का आयोजन किया है, उनको बधाइयाँ देते हुए मैं आप सबके प्रति अपना नमस्कार निवेदन करता हूँ। जय महाकाल, जय इतिहास पुरुष, जय इतिहास।